नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे संस्कृत की शिक्षण विधियां और आज हमारी शिक्षण विधियों की क्लास नंबर 10 है, जिसमें हम देखने वाले हैं गद्य एवं कथा की शिक्षण विधियां। दोस्तों, बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए अंत तक सभी साथी जरूर अटेंड करें। दोस्तों, आज हम गद्य शिक्षण की विधियां देख लेंगे, कथा शिक्षण की विधियां देख लेंगे। उसके बाद हमारे सिर्फ और सिर्फ बचती है वो बचती है नाटक और अनुवाद की शिक्षण विधियां, जिनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, तो एक बार सभी साथी है जो वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण ट्रिक के साथ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, शिक्षण विधियां मिल जाएगी, प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। और जो साथी संपूर्ण मैटर एक साथ चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलते हैं कक्षा 10 के अंदर गद्य एवं कथा की शिक्षण विधियों में। पहले हम देखेंगे गद्य की शिक्षण विधियां। दोस्तों, तो देखिए गद्य शिक्षण विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, गद्यम कविनाम निक्सम वदंती, अर्थात गद्य ही कवियों की कसौटी है। गद्य के दो भेद होते हैं, एक कथा और दूसरा आख्यायिका, दो भेद माने जाते हैं। दोस्तों, और गद्य यानी कि एक पैराग्राफ आप पढ़ते हो तो उसको पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां, उसकी बात हम कर रहे हैं यहां पे। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वह गद्य शिक्षण की विधियां कहलाती है। और शिक्षाविदों ने उनको 3 भागों में विभाजित कर रखा है, जिनमें उद्बोधन विधि है, प्रवचन विधि है और स्पष्टीकरण यानी व्याख्या विधि सम्मिलित है। दोस्तों, तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। उद्बोधन, प्रवचन और स्पष्टीकरण, ये 3 विधियां, और इन 3 विधियों में 3-4 इस प्रकार कुल 13 या 14 विधियां रहेगी हमारे गद्य शिक्षण की विधियां। तो चलिए मित्रों, उद्बोधन विधि सबसे पहले हमारे आ रही है। उद्बोधन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। देखिए उद्बोधन विधि दोस्तों, अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताकर वस्तु प्रदर्शन अथवा प्रत्यक्ष क्रिया आदि से छात्रों को उद्बोधित करता है। कोई कठिन शब्द आ जाता है तो उसको है प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताता है अध्यापक, जबकि कोई वस्तु उसके बारे में जो उसकी रिलेटेड वस्तु होती है उसको दिखाता है या कोई क्रिया करके उसको कंप्लीट करता है, तो वो होती है उद्बोधन विधि। दोस्तों, जिसके द्वारा छात्र स्वयं ही शब्दों के अर्थों को बताने के लिए क्या हो जाते हैं, प्रेरित। वस्तु दिखाई जाती है, क्रिया करके दिखाई जाती है या कुछ मॉडल दिखाया जाता है, तो छात्र उसको देखकर खुद ही उसका उत्तर दे देते हैं। दोस्तों, उद्बोधन विधि में पहली विधि आती है वो है वस्तु प्रदर्शन विधि। दोस्तों, छात्र वस्तु को देखकर शब्द के अर्थ को सरलता से समझता है। सही पता है, कोई वस्तु अगर हम छात्रों को दिखाएंगे तो वस्तु देखते ही छात्र उसका मतलब है वो समझ जाएगा। दोस्तों, और यही होती है कि कक्षा में कोई कठिन शब्द, कोई वस्तु का नाम आ जाए तो उस वस्तु को अगर छात्रों के सामने रखा जाता है तो छात्र उस वस्तु को देखते ही उस वस्तु के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, आगे देखिए, पत्र, पुष्प, फल आदि शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्बोधन विधि के अंतर्गत वस्तु प्रदर्शन उचित साधन रहता है। अब किसी प्रकार का पुष्प यानी फूल की अगर हम बात करते हैं, कोई नया ही फूल आ गया, अब छात्रों ने देख नहीं रखा है, अगर शिक्षक है, अध्यापक है, वो कहीं से लाकर उनके सामने रख देता है कि ये इसका फूल है, तो छात्र अपने आप उसके बारे में समझ जाते हैं। उद्बोधन विधि में दूसरी विधि आती है वो है प्रत्यक्ष क्रिया। दोस्तों, क्रिया पदों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अध्यापक क्रिया को प्रस्तुत करके छात्रों से प्रश्न पूछता है। प्रत्यक्ष क्रिया यानी छात्र खुद कुछ क्रिया करके उत्तर बताता है। छात्र कुछ क्रिया करेगा, खुद अपने शरीर के द्वारा क्रिया करके किसी चीज का, किसी शब्द का अर्थ है वो स्पष्ट करेगा। दोस्तों, और अध्यापक क्रिया करेगा और प्रस्तुत करेगा तो छात्र है, छात्रों से उस पर प्रश्न पूछेगा। इस प्रकार छात्र सहजता से क्रिया का अर्थ है वो समझ जाते हैं। तीसरी उद्बोधन विधि आती है वो है प्रतिकृति। दोस्तों, जैसे पर्वत, नदी, स्मारक आदि शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रतिकृति अर्थात मॉडल अधिक सहायक होते हैं। पर्वत के बारे में, नदी के बारे में, स्मारक के बारे में, महलों के बारे में या कोई भी जो चीज़ है उसके बारे में अगर आप मॉडल लेकर, मॉडल सामने रख कर कि ये इस चीज़ का मॉडल है, चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का मॉडल आप बालकों के सामने रख के बताते हैं तो अच्छी तरह बालक समझ पाते हैं। दोस्तों, आगे चलिए, नेक्स्ट हमारी उद्बोधन विधि आती है वो है चित्र या रेखा चित्र विधि। दोस्तों, जैसे देखिए, महापुरुषों व वाहनों आदि को चित्र के द्वारा
त्रिभुज चतुर्भुज आदि को रेखा चित्रों के द्वारा, नगर देश आदि को मानचित्र के द्वारा सरलता से स्पष्ट किया जाता है। तो चित्र रेखा चित्र में, चित्र किसी महापुरुष की क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं और बात आ जाती है कि महात्मा गांधी का चित्र अगर सामने रख दिया जाए तो सभी बालक जान जाएंगे कि महात्मा गांधी ये है। या हम पढ़ा रहे हैं चतुर्भुज के बारे में, व्रत के बारे में, वर्ग के बारे में, तो उनका रेखा चित्र सामने रख दीजिए। हम पढ़ा रहे हैं कि इटली देश का ये शहर, अगर हम इटली देश की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इटली देश का नक्शा है, वो छात्रों के सामने मानचित्र सामने रख दीजिए। ये होती है चित्र या रेखा चित्र विधि। और ये 4 विधियां, वस्तु प्रदर्शन, प्रत्यक्ष क्रिया, प्रतिकृति और चित्र रेखा चित्र विधि, ये है जो आपकी उद्बोधन विधि में है। दूसरी जो हमारी आती है मित्रों गद्य शिक्षण की विधि, वो है प्रवचन विधि दोस्तों। और प्रवचन विधि जिसको कथन विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पहली विधि है अनुवाद विधि दोस्तों। शिक्षक श्यामपट्ट पर शब्दों को लिखकर उनका अनुवाद भी मातृभाषा में लिखता है, तो यह होती है अनुवाद विधि। शिक्षक है, कोई शब्द आता है उसको श्यामपट्ट पर लिखता है, उसका अनुवाद जो मातृभाषा लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर वहीं श्यामपट्ट पर लिखता है, या उसका अनुवाद बोलकर वो कंप्लीट बताता है, तो वो होती है अनुवाद विधि। दूसरी आती है कोश विधि, और यह प्राचीन विधि है दोस्तों। इस विधि में अमरकोश आदि के द्वारा शब्दों के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। इसके द्वारा छात्र शब्द के अर्थ के साथ साथ पर्यायवाची शब्द भी सीखते हैं। कोई अगर शब्द आ जाए तो उसका, अगर उस शब्द को बालक नहीं पहचान रहे हैं तो उसका पर्यायवाची लेकर आते हैं। पर्यायवाची बताए जाते हैं 2, 3, 4, 5, जिससे कोई ना कोई बालक किसी ना किसी के बारे में उनमें से जानता है तो वो समझ जाते हैं। तो इस विधि से जो कोश विधि है, इससे क्या होता है, पर्यायवाची शब्द है वो आसानी से याद हो जाते हैं। आगे चलिए, तीसरी जो हमारी आती है परिभाषा विधि। तीसरी कौन सी आ रही है आपकी, परिभाषा विधि। प्रवचन विधि में तीसरी है परिभाषा विधि। तो गद्य के अंतर्गत कुछ ऐसे परिभाषिक शब्द मिलते हैं जिनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए परिभाषा विधि उपयुक्त होती है। कोई भी चीज मिल जाए, जैसे संधि मिल गई, संधि आया, छात्रों ने पूछ लिया संधि क्या होती है, क्या होती है संधि, तो शिक्षक संधि की परिभाषा देगा, वहां पर कौन सी विधि लागू हो गई, परिभाषा विधि। चौथी विधि आती है टीका विधि प्रवचन में। देखिए यह है एक प्राचीन विधि। प्राचीन संस्कृत साहित्य की कठिन विषय वस्तु को टीकाओं के द्वारा सरलता से स्पष्ट किया जाता था दोस्तों। तो ये 4 विधियां, अनुवाद, कोश, परिभाषा और टीका, यह है प्रवचन विधियां। 3 नंबर पर जो हमारे गद्य शिक्षण की विधि आती है वो आती है स्पष्टीकरण विधि दोस्तों। और स्पष्टीकरण विधि को व्याख्या विधि भी कहा जाता है। स्पष्टीकरण को व्याख्या विधि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पदच्छेद, पदार्थ उक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेपोत्तर, समाधानम, व्याख्यानाम, षड्विधम, स्मृतम। अब यहां पर देखिए आपको पदच्छेद, पदार्थ उक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप और समाधान, वाक्य विधि के ये 6 तत्व है जो एक श्लोक के द्वारा आपको यहां पर बताए गए हैं। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप और समाधान, ये होते हैं व्याख्या विधि के 6 तत्व। अब व्याख्या विधि के अंदर है जो आपकी व्युत्पत्ति विधि, तुलना विधि, वाक्य प्रयोग विधि, अंतःकथा विधि, प्रसंग विधि, ये 5 विधियां सम्मिलित की जाती है। तो चलते हुए आपकी स्पष्टीकरण विधि के अंदर पहली विधि आती है आपकी व्युत्पत्ति विधि। देखिए व्युत्पत्ति विधि के बारे में, स्पष्टीकरण की इस विधि में शिक्षक पदों की प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके अर्थ बताता है। प्रकृति प्रत्यय का यह विभाजन है जो उपसर्ग प्रत्यय, सुबंध, तिलंत, संधि, विच्छेद, समास, विग्रह, छंद, प्रत्यय आदि के द्वारा किया जाता है। व्युत्पत्ति यानी एक शब्द की कैसे व्युत्पत्ति हुई, कैसे वो उत्पन्न हुआ, उसके बारे में बताया जाता है। तो वहां पर उपसर्ग भी बताने पड़ते हैं, प्रत्यय भी बताना पड़ता है, संधि विच्छेद, संधि विग्रह, समास, समास विग्रह, कोई भी चीज हो सब कुछ वहां पर बताना पड़ता है। यही व्युत्पत्ति विधि होती है। दूसरी है तुलना, और तुलना से नाम से ही आपको पता चल गया होगा। इस विधि में शिक्षक समानार्थक व विपरीतार्थक शब्दों के साथ तुलना करके शब्दों के जो अर्थ है उनको स्पष्ट करता है दोस्तों। तीसरी विधि की ओर चलिए, तीसरी आ रही है वाक्य प्रयोग विधि। स्पष्टीकरण की तीसरी विधि वाक्य प्रयोग विधि। कुछ शब्दों को अर्थ स्पष्ट करने के लिए उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हुए स्पष्ट किया जाता है। वाक्य प्रयोग, आपके सामने एक शब्द आ गया कोई भी चीज, तो
अगर उसको स्पष्ट करना तो उस पर एक आपने वाक्य बना दिया, तो आप कौन सी विधि काम में ले रहे हैं? वाक्य प्रयोग विधि काम में ले रहे हैं। अंतः कथा विधि, पितृभक्ति, गुरु भक्त आदि ऐसे शब्द हैं जिनको अंतः कथाओं के माध्यम से सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि कोई कथाओं से रिलेटेड कोई अगर रामायण आ गया आपके सामने, तो रामायण की आप कथा बता देते हैं, छात्रों को समझ में आ जाता है कि ये सब क्या है, किसके लिए बना है। महाभारत नाम आ गया तो आप जो कथा है उसको बताकर, वही अंतः कथा, यानी कोई भी ऐसा शब्द जिस पर अंतः कथा यानी कथा आधारित है, वो अगर आप बताते हैं तो वो अंतः कथा विधि होगी। और हम क्लासों में ये चीज़ें आजकल देखते भी है दोस्तों। पांचवी विधि आती है हमारी, वो है प्रसंग विधि। कौन सी है मित्रों? जो स्पष्टीकरण की पांचवी विधि प्रसंग विधि। देखिए, कुछ शब्दों का अर्थ बताने के लिए ऐतिहासिक, भौगोलिक व पौराणिक प्रसंगों का वर्णन करना आवश्यक होता है। जैसे ताजमहल, तक्षशिला या आगे, तो इनके बारे में, इतिहास के बारे में हम बताएंगे तो वही प्रसंग विधि हमारी रहेगी। ऐतिहासिक है, भौगोलिक है, पौराणिक जो प्रसंग है उनका वर्णन किया जाता है। तो ये मित्रों आपके गद्य शिक्षण की विधियां थी। अब हम आगे देखेंगे कथा शिक्षण की विधियां। पहले कथा शिक्षण के उद्देश्य देखेंगे और 6 विधियां हैं कथा शिक्षण की, उनके बारे में फिर हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही सिंपल सी विधियां हैं, कोई कठिन विधियां नहीं रहेगी कथा शिक्षण की। तो सबसे पहले देखिए कथा शिक्षण के उद्देश्य मित्रों। कथा के द्वारा छात्रों में व्यवहार कौशल, नैतिक गुणों का विकास करना है। कथा के द्वारा छात्रों में व्यवहार कौशल, नैतिक गुण है, इनका विकास होता है। कठिन भावों के स्पष्टीकरण में सहयोग प्रदान करना कथा शिक्षण का उद्देश्य है। छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना है। कथा बताई जाएगी, कोई कहानी सुनाई जाएगी तो छात्र कल्पना करेंगे तो कल्पना शक्ति का विकास होगा। मनोरंजन के साथ साथ नीति व सदाचार की शिक्षा प्रदान करना है। मनोरंजन तो कथाओं से होता ही है, कहानियों से, तो उनके साथ नीति व सदाचार का भी विकास होता है। छात्रों को संयमित व अनुशासित जीवन यापन की प्रेरणा देना भी कथा शिक्षण का उद्देश्य है। और प्रकृति चित्रण के साथ तादाद में स्थापित करना भी कथा शिक्षण का क्या है? उद्देश्य है दोस्तों। अब चलिए मित्रों कथा शिक्षण की विधियों की ओर, जिनमें पहली विधि आपकी स्क्रीन पे आ गई है। कौन सी है? कथन विधि। कौन सी है मित्रों? कथन विधि है। देखिए, कथा का प्रस्तुतिकरण अध्यापक के द्वारा जिस प्रभाव से किया जाता है, कथा शिक्षण उसी रूप में सफल होता है। कथा है कोई, उसका जो प्रस्तुतिकरण एक अध्यापक जिस रूप, जिस होश, जिस आवाज के साथ करता है, उसका जो शिक्षण है, उसका जो छात्र अधिगम है या जो सीखना है अधिगम छात्रों के द्वारा, उसी रूप में होता है जिस रूप में एक शिक्षक में जोश होता है। इसके लिए वह कथन प्रविधि का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कथा सुनाना भी क्या है? एक कला होती है। एक कला के द्वारा, एक तो ऐसे होते हैं जिनको कला नहीं होती है कहानी सुनाने की, कथा सुनाने की, वो सीधी बता देते हैं। एक कला होती है जिसके द्वारा एक अलग ही उसमें रस, आनंद है जो मिलता है दोस्तों। और कथन विधि है, यह प्राथमिक स्तर के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है। दूसरी विधि है चित्र विधि। देखिए, कथा शिक्षण की दूसरी चित्र विधि। कथा से संबंधित चित्रों के आधार पर अध्यापक कथा का क्या करता है? विकास करता है दोस्तों। नवीन चित्रों के प्रदर्शन की जिज्ञासा कथा समाप्ति तक बढ़ती जाती है। नवीन नवीन चित्र दिखाकर फिर कथा बताई जाए तो छात्रों के अंदर जिज्ञासा बढ़ती रहती है। इससे छात्रों की कल्पना शक्ति का भी क्या होता है? विकास, क्योंकि अगला चित्र किससे आएगा, कैसा आएगा, सब कल्पना करते रहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर भी छात्रों को इस विधि में मिलता है दोस्तों। तीसरी विधि की अगर हम बात करें मित्रों, तो वो है प्रश्नोत्तर विधि। देखिए, प्रश्नोत्तर, प्रश्न उत्तर। शिक्षक कथा के विषय के लिए लघु प्रश्नों की एक क्रमबद्ध प्रश्नावली तैयार करता है। छात्र पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है। इस प्रकार कथा विकसित होती है। यह प्रविधि माध्यमिक व उच्च स्तर के लिए। शिक्षक है, कथा सुनाता जाता है और उसमें से पहले ही प्रश्न तैयार करके रखता है। वो प्रश्न भी छात्रों से पूछता जाता है, छात्र उसके उत्तर देते जाते हैं और कथा आगे बढ़ती जाती है। यह होती है प्रश्नोत्तर विधि, जो माध्यमिक, उच्च स्तर है उनके लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है आपकी संवाद विधि दोस्तों। अध्यापक कथा के पात्रों के कथनों के संदर्भ में छात्रों के साथ वार्तालाप करता है। कथा के जो पात्र होते हैं, एक शिक्षक एक कहानी सुना रहा है, कथा सुना रहा है, उसमें जो पात्र है, उनके जो कथन है, उनके बारे में जो शिक्षक है वो छात्रों से बात करता है और उनकी सहायता से संपूर्ण कथा को कहता है दोस्तों। छात्रों की प्रतिक्रिया वार्तालाप के द्वारा समझे जाने के कारण इसे संवाद विधि कहा
जाता है और ये माध्यमिक शिक्षण के लिए क्या है, उपयोगी है दोस्तों। पांचवी विधि की अगर हम बात करें कथा शिक्षण की, तो वो है कक्षा अभिनय विधि दोस्तों। देखिए, अध्यापक उचित हाव भाव में कथा का वाचन करता है। कक्षा में अभिनय अध्यापक के द्वारा कथा को पढ़ाते हुए जो अपने हाथों पैरों के द्वारा जो हाव भाव अभिनय किया जाता है वो ये कक्षा अभिनय। तो उचित हाव भाव के साथ कथा वाचन अध्यापक के द्वारा। उसी प्रकार छात्रों को पात्रों के अनुसार वाचन करने का भी क्या देता है आदेश, कि जो जो उसके अंदर पात्र है उनके अनुसार छात्रों से भी वो वाचन करवाता जाता है। इसमें छात्र क्या रहते हैं, सक्रिय, क्योंकि वो भी कार्य करते रहते हैं। संवादों की संख्या अधिक होने पर यह विधि अधिक उपयोगी होती है। अधिक अगर पात्र है कथा के अंदर तो अधिक छात्र है वो उसके अंदर क्या करेंगे, काम करेंगे, तो उपयोगी होगी। और छठी कथा शिक्षण की अंतिम विधि कथा शिक्षण की है, वो है गहन अध्ययन विधि दोस्तों। इस विधि के द्वारा अध्यापक कथा में आए हुए कठिन शब्द, नवीन विचार, लोकोक्तियों आदि की व्याख्या स्पष्ट रूप से करता है। गहन अध्ययन मतलब कथा पढ़ाते हुए कोई भी ऐसा शब्द आ जाए तो उसके बारे में खोलकर जानकारी देना। इस विधि के अनुसार कथा की अन्य कथाओं के संदर्भ में तुलना तथा समीक्षा पर भी विचार किया जाता है। और यह विधि भी किसके लिए है, उच्च स्तर के लिए उपयोगी विधि है दोस्तों। तो गद्य और कथा शिक्षण की आज हमने शिक्षण विधियां यहां पर देख ली दोस्तों। बाकी की क्लासें प्लेलिस्ट है, उसमें 1 से 9 तक की सभी क्लासें आपको संस्कृत शिक्षण विधियों की मिल जाएगी। 2 या 3 क्लासें और रहेगी, उसके बाद आपका संस्कृत शिक्षण विधियों का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 400 क्वेश्चन है वो इसके देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दें। और जिन साथियों को अच्छी लगी है, पसंद आई है, वो 10 मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।